नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस बुलेटिन में नजर उन तमाम बड़ी खबरों पर जो आज सेट करने वाली हैं दिन भर का एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट से दो बड़े फैसले आने वाले हैं। यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या असंवैधानिक, इस पर सुप्रीम कोर्ट का आज डिसीजन आने वाला है। इस फैसले से यूपी के 16,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों का भविष्य जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से दूसरा बड़ा फैसला आना है कि क्या जन कल्याण के काम के लिए सरकार निजी प्रॉपर्टी को ले सकती है या नहीं। एक और बड़ी खबर यूपी से है, जहां डीजीपी की नियुक्ति का फैसला अब पूरी तरह राज्य सरकार करेगी। महाराष्ट्र में बागी सबकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने 5 बागियों को पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। आज से छठ पूजा की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन दिल्ली में छठ व्रती यमुना के जहरीले झाग वाले पानी में डुबकी लगाने के लिए मजबूर हैं। तो सबसे पहले वो खबर जिस पर सबकी निगाहें हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहां से आज दो बड़े फैसले आने हैं। सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा कि क्या यूपी मदरसा एक्ट 2004 संवैधानिक है या असंवैधानिक। लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट निजी प्रॉपर्टी से जुड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाएगी कि जन कल्याण के काम के लिए सरकार किसी की निजी प्रॉपर्टी ले सकती है या नहीं। यह मामला संविधान की धारा 39B से जुड़ा हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 3 बार फैसले सुना चुकी है। इसके बावजूद यह मामला एक बार फिर से संविधान पीठ के पास पहुंचा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने 1 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, कितनी देर में फैसला आ सकता है ये? देखिए, फैसला सुनाना जो है वो शुरू कर दिया है। 9 जजों की ये बेंच है, जिसमें जो अध्यक्षता है वो DY चंद्रचूड़ जो कि CJI है वो इस पूरी बेंच को कर रहे हैं। और इस जो पूरा ये ऑर्डर है, इसमें 3 ऑर्डर लिखे गए हैं। इस केस में 3 फैसले लिखे गए हैं। बेंच की सदस्य जस्टिस नागरत्ना जो है वो बहुमत के फैसले से आंशिक रूप से सहमत है। वहीं जस्टिस धुलिया ने साथी जजों से अलग राय अपने फैसले में जाहिर की है। और जो CJI है उन्होंने अपना फैसला पढ़ना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर हुसैन, और उन्होंने कहा है कि हम मानते हैं कि अनुच्छेद 31C को केशवानंद भारती मामले में जिस हद तक बरकरार रखा गया था वह बरकरार है और हम सभी इस पर एकमत हैं। CJI ये भी कह रहे हैं कि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अनुच्छेद 31C लागू रहेगा। तो ये 9 जजेस की बेंच है जो कि इस पूरे मामले के अंदर फैसला सुना रही है। और इसके बाद, क्योंकि ये अहम फैसला है, इसके बाद जो दूसरा फैसला सुनाया जाएगा वो पूरा वक्फ बोर्ड के जो पूरा जो फैसला है वो सुनाया जाना है, जिसका इंतजार सब जो मदरसा एक्ट है उसके ऊपर पूरी जो CJI की बेंच है वो इसके ऊपर फैसला सुनाएगी। तो अभी जिस तरीके से जो पहले 9 जिसका जो बेंच है वो इस पूरे मामले में फैसला सुनाएगी, उसके बाद जो मदरसा एक्ट है उसमें 3 जजेस की बेंच, जिसको DY चंद्रचूड़ जो CJI है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, वो बेंच इस पूरे मामले पे जो मदरसा एक्ट है उस पर फैसला सुनाएगी। तो मदरसा एक्ट के अंदर अब जिस जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था उस पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद 22 अक्टूबर को मदरसा एक्ट पर जो फैसला है वो सुरक्षित रखा गया था। पूरा मामला जो जुड़ा है वो, तो जैसा कि अतुल बता रहे हैं कि फैसला लिखे जाने की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही वक्त में हम डिटेल आपको बता पाएंगे कि निजी संपत्ति सरकार क्या किसी की इस्तेमाल कर सकती है जन कल्याण के कामों के लिए या नहीं, इस पर फैसला आएगा। और उसके बाद मदरसा बोर्ड एक्ट संवैधानिक है या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच अब से कुछ देर के बाद अपना फैसला सुनाएगी। तो ये बड़ी खबर, यूपी मदरसा एक्ट पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यूपी के 16,000 से ज्यादा मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ यह मामला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक कहा था और इस तरीके से सभी छात्रों का दाखिला सामान्य स्कूलों में करवाने के लिए कहा गया था। इस आदेश के खिलाफ मदरसा संचालक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर विस्तार से सुनवाई हुई, डिटेल सुनवाई हुई, जिसके बाद JB पारदीवाला और DY चंद्रचूड़ और इसके अलावा मनोज मिश्रा की बेंच ने 22 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले से जुड़ी कुछ डिटेल हम आपको बताते हैं। देखिए, यूपी मदरसा एक्ट साल 2004 का है, जिस पर आज बात हो रही है, जिस पर फैसला आना है। फैसला पिछली सुनवाई में सुरक्षित रखा गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर चुका है अपने पिछले फैसले में। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ
जो मदरसा चलाने वाले लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। आज फैसला इसमें आना है। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले रोक लगाई, फिर डिटेल में सुनवाई हुई इस पूरे मामले की और फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। हाई कोर्ट का फैसला असंवैधानिक घोषित करने की मांग की जा रही है। अब जो मदरसा एक्ट है साल 2004 का, उससे जुड़े हुए तकरीबन 17 लाख स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, जो 16,000 मदरसों में पढ़ाई कर रहे हैं। अब अगर इतने बड़े पैमाने पर बच्चों का जो भविष्य है वो इस पूरे मामले से जुड़ा है और इंतजार करना होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है। लेकिन हाई कोर्ट के असंवैधानिक जो हाई कोर्ट ने घोषित किया था मदरसा बोर्ड एक्ट को, उसको पर रोक लगा दी थी और उसके बाद आज इस पर फैसला आने वाला। देखिए, हाई कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया और यूपी सरकार की क्या राय है, ये 3 बातें इस ग्राफिक्स में लिखी हैं। एक एक करके मैं आपको बताता हूं। यूपी मदरसा एक्ट 2004 असंवैधानिक है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया, हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया। धर्म के आधार पर बच्चों से भेदभाव नहीं किया जा सकता, यह हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस बात का जिक्र किया। और मदरसों के छात्रों का दाखिला जो सामान्य स्कूल हैं अलग अलग शहरों में, उनमें करवाया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा वो अब आपके सामने। देश में धार्मिक शिक्षा कभी अभिशाप नहीं रही, तो धार्मिक शिक्षा भेदभाव नहीं कर रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब जियो और जीने दो है। छात्रों का दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करना ठीक नहीं है, यह ऑब्जर्वेशन था सुप्रीम कोर्ट का। अब जो यूपी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश की सरकार, उसकी राय क्या है इस मामले में। यूपी मदरसा एक्ट 2004 को पूरी तरह खिलाफ। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ गई है, निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कहा जा सकता, सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा हो। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अतुल के पास चलते हैं। अतुल, जरा पॉइंटर बताइए कि क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ने बहुमत के फैसले में तय किया है, हर निजी संपत्ति को सामुदायिक भौतिक संसाधन यानी कि कम्युनिटी रिसोर्सेज नहीं माना जा सकता है। कुछ खास संसाधनों को ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल सार्वजनिक हित के लिए कर सकती है, सभी संसाधनों का नहीं। यह सीजीआई ने बहुमत से फैसला सुनाया है। बहुमत है उसमें जस्टिस कृष्ण अय्यर के पिछले फैसले को खारिज कर दिया है। जस्टिस कृष्ण अय्यर के फैसले में कहा गया था कि सभी निजी स्वामित्व वाले संसाधनों को राज्य द्वारा अधिकृत किया जा सकता है, इसको अब जो है वो खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 1960 और 70 के दशक में समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर झुकाव था, लेकिन 1990 के दशक से बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान केंद्रित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था की दिशा किसी विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था से अलग है, बल्कि इसका उद्देश्य विकासशील देशों की उभरती चुनौतियों का सामना करना है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने से भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। मैं दोबारा से इसको पढ़ के सुनाता हूं हुसैन, कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले 30 सालों में गतिशील आर्थिक नीति अपनाने में भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गया है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह जस्टिस अय्यर के इस फिलॉसफी से सहमत नहीं है कि निजी व्यक्तियों की संपत्ति सहित हर संपत्ति को सामुदायिक संसाधन कहा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो 9 जजेस की जो बेंच है वो लगातार इस पर अपना फैसला सुना रही है। 3 फैसले इसके अंदर आने हैं हुसैन, और अभी आगे इंतजार करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ती है, किस तरीके का फैसला सुनाती है। जी हुसैन। तो क्रक्स जो है, जो बात निकल के आ रही कि सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर हर एक निजी संपत्ति को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सरकार ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन समीक्षा की जाए निजी संपत्ति की और जहां पर जरूरत है उसके हिसाब से ये बात तय हो सकती है। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की समीक्षा हो। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने बहुमत से इस जो पिछला आदेश था उसको पलट दिया है। निजी संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि क्या उसे सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की पहले समीक्षा करनी पड़ेगी कि वो किस तरह की संपत्ति है, किसकी संपत्ति है और उससे कैसे सार्वजनिक हित जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इसे लेकर के बहुमत से ये फैसला, यानी 9 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया है कि सार्वजनिक हित में निजी संपत्ति की पहले समीक्षा की जाए और उसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। यूपी मदरसा एक्ट को हाईकोर्ट असंवैधानिक बता चुका है, जिसे चैलेंज किया गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इसमें सुनाएगा। इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले का दिन है, आज वर्डिक्ट का दिन है। 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों का भविष्य इस फैसले से जुड़ा हुआ है। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, ये जो मदरसा एक्ट वाला फैसला है, इसमें कुछ आपकी कानून के जानकारों से बात हुई होगी, किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही है? देखिए हुसैन, अगर फैसले की बात करें तो आपको याद होगा कि जो योगी सरकार है उसने भी मदरसा एक्ट का पूरे तरीके से विरोध नहीं किया था। जो यूपी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि जिस तरीके से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस पूरे मदरसा बोर्ड एक्ट को जो असंवैधानिक करार दिया, ये पूरा फैसला जो है गलत है और यूपी सरकार या योगी सरकार जो है वो इसके फेवर में नहीं है। हाँ, इसके कुछ ऐसे अंश हैं जिनको संशोधित जो है वो किया जा सकता है, ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारा देश जो है वो सर्वधर्म वाला देश है और इस देश के अंदर गुरुकुल चलते हैं और इसके अलावा मिशनरीज चलती हैं, तो अकेले सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जाए। और उन्होंने भी इशारों में कहीं ना कहीं जो पूरा एक्ट था, जिस तरीके से 2004 के अंदर मुलायम सिंह यादव सरकार ने जो पूरा मदरसा बोर्ड एक्ट है उसको बनाया था, उसके बाद काफी कानूनी लड़ाइयां जो है वो इसके ऊपर लड़ी गई, निचली अदालत में पूरा मामला गया, उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा था, जहां पर मार्च में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे फैसले जो पूरा ये एक्ट था, मदरसा बोर्ड एक्ट था, उसको असंवैधानिक करार दिया था। और जो लगभग जो स्टूडेंट्स थे जो मदरसों के अंदर पढ़ रहे थे, उनको दूसरे स्कूलों में एडमिशन के लिए कहा गया था। यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में नहीं थी और हाईकोर्ट के अंदर यूपी सरकार ने यह कहा था कि इसके जो मदरसा बोर्ड एक्ट है, इसके कुछ प्रावधान जो है उसमें संशोधन की जरूरत है, लेकिन पूरे तरीके से इस एक्ट को असंवैधानिक करार नहीं दिया जाना चाहिए। और लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च के अंदर जो है इस पूरे जो मदरसा एक्ट है उसको असंवैधानिक करार दिया था और उसके बाद जो मदरसों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद अंतरिम और उसी अपील पर आज वर्डिक्ट आना है। और रुचि जहां खड़ी है लखनऊ में, इस वक्त लखनऊ के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज एक बड़ा अहम दिन है, खासतौर से मदरसों के एतबार से। कैसी बेचैनी रुचि इस वक्त है लखनऊ में, खासतौर से उन तमाम लोगों में जो मदरसा ऑपरेट कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है? सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है हुसैन, पूरे यूपी की बात है, क्योंकि ये मदरसे पूरे यूपी में चलते हैं। अब ये करीब 16,500 मदरसे हैं और जिस तरह से हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको बंद कर दिया जाए और इनके बच्चे सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो बच्चों में भी एक तरह की बेचैनी है, माँ बाप में भी बेचैनी है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर करीब 16 से 18 लाख मदरसे, उसकी 16 से 18 लाख बच्चे, संख्या घटती बढ़ती रहती है बच्चों की मदरसों में। इतने बच्चों को आखिर कौन सा सिस्टम होगा जिसमें स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा? तो एक तरह से घबराहट तो, बेचैनी तो बच्चों में भी है, माँ बाप में भी है और जो मदरसा चला रहे हैं उनमें भी है, टीचर्स में भी है। लेकिन उनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा और उनका ये भी तर्क है कि ये कहना कि हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं गलत है, क्योंकि हम तो साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो हम मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसों में देते हैं। तो इस तरह से उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर है। अब किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है उसका सबको यहाँ पर इंतज़ार है हुसैन। लेकिन पिछले ऑब्जर्वेशन में जो बातें सुप्रीम कोर्ट से कही गई हैं, उसने एक उम्मीद ज़रूर दी है उन तमाम मदरसा चलाने वालों को जो यूपी में करीब 16,000 मदरसे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा फौरन हम आप तक लाएंगे, क्योंकि दो बड़े फैसले, एक फैसला आ चुका है और मदरसे एक्ट पर जैसे ही फैसला आएगा वो भी हम आप तक लाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यूपी में योगी सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति की नियमावली, जो रूल बुक है, उसमें संशोधन किया है। डीजीपी के नामों का जो पैनल है यूपीएससी से नहीं मांगा जाएगा, बल्कि अब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी डीजीपी को नियुक्त करेगी। योगी सरकार ने जो संशोधन किया है उसके मुताबिक अब डीजीपी का कार्यकाल कम से कम 2 साल का होगा, यानी जो व्यक्ति डीजीपी बनाया जाएगा वो 2 साल तक रहेगा ही अपने पद पर। मतलब इसका यह भी हुआ कि अब केंद्र सरकार का पैनल नहीं, बल्कि यूपी सरकार का अपना पैनल
डीजीपी को अपॉइंट करेगा। नए नियम के मुताबिक अब उत्तर प्रदेश के डीजीपी का चयन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली एक कमेटी करेगी और इस कमेटी में हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित एक व्यक्ति, इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या फिर कोई नॉमिनेटेड व्यक्ति, प्रमुख सचिव गृह, एक रिटायर्ड डीजीपी जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के में काम किया हो, यह कमेटी स्थायी डीजीपी का सिलेक्शन करेगी। कैबिनेट से प्रस्ताव पास हो गया है और नई व्यवस्था में बनाए गए डीजीपी का कार्यकाल 2 साल का रखा गया है। अभी डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसके मुताबिक वैसे पुलिस अधिकारियों के नाम सरकार यूपीएससी के पास भेजती है जिन्होंने पुलिस सेवा में 30 साल पूरे कर लिए हैं और जिनका कार्यकाल कम से कम 6 महीना बाकी बचा होता था। यह पिछला वाला है। यूपीएससी राज्य सरकार को 3 अधिकारियों के नामों का पैनल भेजता था जिसमें से सरकार किसी एक को डीजीपी बना लेती थी, लेकिन सरकार ने अब इस नियम में बदलाव किया है और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी और उसके अंतर्गत डीजीपी को अपॉइंट किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछले करीब 3 साल में कोई परमानेंट डीजीपी नहीं है। माना जा रहा है कि इसी वजह से नियुक्ति का जो नियम है उसमें बदलाव किया गया है। मौजूदा डीजीपी प्रशांत कुमार यूपी के चौथे कार्यवाहक डीजीपी हैं। वो अगले साल 31 मई को रिटायर हो जाएंगे, यानी प्रशांत कुमार का कार्यकाल अभी 6 महीने और बाकी बचा है और इसीलिए नई नियमावली के लागू होने पर समिति के द्वारा डीजीपी के सिलेक्शन में इनके नाम पर भी विचार किया जा सकता है और अगर प्रशांत कुमार डीजीपी बनते हैं तो वो अगले 2 साल तक यूपी के डीजीपी बने रह सकते हैं, यानी उनका कार्यकाल भी 2027 तक हो सकता है। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इस खबर के आने के बाद इसे लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल यह है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ पार्ट 2 तो नहीं है। तो अखिलेश यादव ने अपने तरीके से तंज कसा है, लेकिन बड़ी खबर यही है कि उत्तर प्रदेश में डीजीपी नियुक्ति का जो तरीका था वो बदल गया है। अब वो यूपी सरकार के अधीन ही इसकी नियुक्ति की जाएगी। और अब बात महाराष्ट्र चुनाव की। कल नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म हो गई। महायुति और महाविकास अघाड़ी के कई बागियों ने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली, लेकिन कई चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। किसके कितने बागी हैं और अभी भी कितना सिर दर्द है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। उद्धव ठाकरे ने बागियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत कर दी है। पार्टी से बगावत करने वाले 5 नेताओं को सस्पेंड कर दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी विरोधी बयानों और गतिविधियों की वजह से 5 नेताओं को सस्पेंड किया है। जिन 5 बागी नेताओं पर उद्धव ने कार्रवाई की है उसमें भिवंडी के पूर्व विधायक रूपेश महात्रे भी शामिल हैं। रूपेश शिवसेना यूबीटी के भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के संपर्क प्रमुख भी रहे। रूपेश महात्रे ने भिवंडी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके अलावा विश्वास नांदेकर वाणी विधानसभा के जिला प्रमुख हैं। चंद्रकाल घुगलू जरी तालुका के प्रमुख हैं। संजय अवारी मोरेगांव तालुका प्रमुख हैं। प्रसाद ठाकरे यवतमाल जिले के वाणी तालुका प्रमुख को भी पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर 5 बागियों के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने कार्रवाई की है। महाराष्ट्र में आज चुनावी मंगलवार है। मुंबई से लेकर कोल्हापुर तक धुआंधार प्रचार हो रहा है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के दिग्गज मंदिर दर्शन से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में उद्धव ठाकरे कोल्हापुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो अंबा माता के दर्शन करने के बाद अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उद्धव कोंकण के रत्नागिरी जाएंगे, जहां उनकी चुनावी सभा है। उद्धव के अलावा आज कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी महालक्ष्मी मंदिर में पूजन करने के बाद नामांकन वापस लेने की डेडलाइन कल खत्म हो चुकी है और आज वो प्रचार अपना शुरू करेंगे। आज से महाराष्ट्र की सियासी दिग्गज चुनाव प्रचार में लग गए हैं। महायुति के प्रचार की शुरुआत कोल्हापुर की महालक्ष्मी मंदिर में दर्शन से होगी। महायुति के प्रमुख नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एनसीपी के अजित पवार, बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस,
दर्शन करने के बाद अपने प्रचार की शुरुआत करेंगे। उद्धव ठाकरे आज कोल्हापुर से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोल्हापुर में अंबा माता का दर्शन करने के बाद कोंकण के रत्नागिरी भी जाएंगे, जहां उनकी सभा है। उद्धव के अलावा आज कोल्हापुर में एकनाथ शिंदे, अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस भी मंदिर में दर्शन पूजन के बाद अपने प्रचार का आगाज करेंगे। महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। बारामती में शरद पवार ने अजित पवार के खिलाफ कमर कस ली है। शरद पवार बारामती में युगेंद्र पवार के चुनाव में प्रचार में जुट गए हैं। युगेंद्र पवार अजित पवार के भतीजे हैं, जिन्हें शरद पवार ने अपनी पार्टी से बारामती में मैदान में उतार दिया है। अजित पवार ने भी पिछले 2 दिन में बारामती के करीब 50 से ज्यादा गांव का दौरा किया था और लोगों से फिर एक बार यानी 8वीं बार चुनाव जिताने की अपील की थी। लेकिन इस बार अपने भतीजे अजित पवार के खिलाफ शरद पवार ने उन्हीं के भतीजे युगेंद्र को उतार दिया है। शरद पवार लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले को जिताया, वैसे ही युगेंद्र को चुनाव जिताएं। तो आज मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जमकर प्रचार होना है। थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया। फडणवीस अपने चुनावी क्षेत्र दक्षिण पश्चिम नागपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे और ये उनके रोड शो की तस्वीरें। में बहुत कम समय दे सकूंगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र कवर करना है, पर लोगों का प्यार है, इसलिए मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे वोटों से जनता मुझे चुनकर देगी। फडणवीस के अलावा आज महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी अपने चुनावी क्षेत्र कामठी में प्रचार करने उतरे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे आज सतारा और कोल्हापुर में जनसभाएं करेंगे। अजित पवार भी आज कोल्हापुर में प्रचार कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे कोल्हापुर और रत्नागिरी, इसके अलावा आज ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी भी महाराष्ट्र के दंगल में जोर आजमाइश करेंगे, प्रचार करेंगे। ओवैसी ब्रदर्स धुले और संभाजीनगर में प्रचार करेंगे। वहीं कांग्रेस की प्रिया दत्त बांद्रा वेस्ट में पार्टी के लिए आज वोट मांगती हुई नजर आएंगी। महाराष्ट्र चुनाव में धुआंधार प्रचार हो रहा है। इस बीच बड़ी खबर है कि कल बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी महाराष्ट्र के चुनावी दंगल में उतर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ कल महाराष्ट्र में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में 3 जनसभाएं करेंगे। वाशिम, अमरावती और अकोला में चुनावी रैलियां हैं और इन रैलियों के जरिए योगी बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे। कल महाराष्ट्र में पर्चा वापस लेने का आखिरी दिन था। आखिरी वक्त में महाविकास अघाड़ी और महायुति के 45 बागी उम्मीदवारों ने नाम वापस ले लिया। बड़े बड़े नेताओं के दखल के बाद बागी माने बीजेपी और कांग्रेस के 10-10, एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 8 और अजित पवार की एनसीपी के 6 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 7 और शरद पवार के गुट के 4 बागी उम्मीदवार भी मैदान से हट गए। शिंदे की शिवसेना ने अणुशक्ति नगर से सना मलिक के खिलाफ अपने उम्मीदवार अविनाश राणे को वापस ले लिया है। डिंडोरी में नरहरी जिरवाल के खिलाफ शिवसेना के धनराज महाले भी मैदान से हट गए हैं।